किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ द वेरिएशन चैप्टर में आपने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मॉडर्न फिजिक्स के इस वाले टॉपिक से यूजली जेई मेंस या फिर नीट के एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स का ये जो ड्यूल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन वाला चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आता है आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली इसी वाले टॉपिक से आता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। तो आज ट्राई करते हैं इस टॉपिक को एक बार अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर करने का, इसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो नोट करेंगे, एंड देन फाइनली इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो जिस तरह के न्यूमेरिकल जेई मेंस या फिर नीट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार बात करते हैं कि एक्चुअली डी ब्रॉगली ने बोला क्या। ऑलरेडी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि जिसको आप वेव कंसीडर करते हैं वो अपना पार्टिकल नेचर भी दिखा सकती है। वेव का जो पार्टिकल नेचर है उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट है जो आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली पहले हो चुका था, लेकिन आइंस्टाइन उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को ना कंसीडर करके लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से फर्दर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि नेचर एक्चुअली लव सिमेट्री। इट मीन्स जैसा हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी देखते हैं कि करंट की वजह से, करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो भी कुछ इस तरीके का ही फिनोमेना है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर वेव अपना पार्टिकल नेचर शो कर सकती है तो क्या पार्टिकल अपना वेव नेचर नहीं शो कर सकते? द आंसर इज बिल्कुल शो कर सकते हैं, और उसी के बारे में बताता है हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। एक बार पहले डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है क्या, एंड देन फाइनली हम लोग आगे इसके जो मेन फॉर्मूलाज हैं उन पे आएंगे। ओके तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल is associated with a wave itself and that wave is called de Broglie wave। कोई भी भागता हुआ पार्टिकल जिसके पास कुछ मास है वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करता है और उसी वेव को बोल दिया जाता है डी ब्रॉगली वेव। जैसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की भी अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, फोटॉन, ये सारे के सारे पार्टिकल किसी न किसी स्पीड के साथ जब भागते हैं तो इनके पास मास है, और मास की वजह से, वी स्पीड की वजह से इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और उसी वेव को बोल दिया जाता है डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, अच्छा अगर इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट एक बार और चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि एक्चुअली मान लो मुझे किसी पार्टिकल का मास पता है, मुझे ये पता है कि वो पार्टिकल्स किस स्पीड के साथ भाग रहा है, और मुझसे कोई ये पूछ ले कि ठीक है आपने ये बोला कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, आप ये बता दीजिए कि इस वाले पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेवलेंथ कितना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या पूछा जा सकता है? जो भी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है उस वेव का वेवलेंथ कितना है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है कि पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाया जाए, जो एक्सप्रेशन एक्चुअली किसी भी मूविंग पार्टिकल के मास, वेलोसिटी को उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ के साथ रिलेट कर दे। तो हम ये वाला काम करते हैं फोटोन के लिए, क्योंकि फोटोन भी एक पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड के साथ भागता है, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड उसकी वेवलेंथ निकालते हैं। उसी रिजल्ट को एक्चुअली हम लोग जनरलाइज कर देंगे बाकी मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फोटोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, ठीक है, तो हम जानते हैं कि फोटोन क्या है, ए वेव का ही पार्टिकल नेचर है। मान लीजिए आपके पास एक रेडिएशन है या एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है लेट्स से न्यू। वो न्यू फ्रीक्वेंसी अगर उसका है तो उसके अंदर जो फोटॉन्स है उन फोटॉन्स का एनर्जी कितना होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यही कहती है
कि किसी भी भागते हुए फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, अगर उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी या फोटोन जिस भी लाइट का बना है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी, लेट से न्यू। लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन, या इसको इन जनरल हम लोग लैम्डा की टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम फोटोन को एज अ मूविंग पार्टिकल कंसीडर करें जिसका मास m है, तो आइंस्टाइन का एनर्जी इक्विवेलेंस उसी फोटोन की एनर्जी को बताएगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, क्योंकि फोटोन का मास अगर मूविंग, क्योंकि एक्चुअली फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन मूविंग मास अगर m कंसीडर कर लिया जाए तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसको लिख लेते हैं लेट्स से सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो एनर्जी है वो सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे हम इक्वेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से एक सी से एक सी को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी, ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये एक्चुअली मोमेंटम है। इसका मतलब h बाय लैम्डा इज इक्वल टू p, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय p, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यही वो रिजल्ट है जिससे बाकी सारे रिजल्ट निकाले जाएंगे, और एक्चुअली ये रिजल्ट आपको बता क्या रहा है, फोटोन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव की वेवलेंथ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले फॉर्मूले में जो लैम्डा है वो p के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा उस पार्टिकल के साथ जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। इन जनरल क्लास 11th में वेव्स वाला चैप्टर अगर आप याद करेंगे तो किसी भी वेव की जो वेवलेंथ है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का लीनियर डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेव बनाते हैं हम लोग, ये इस तरीके से कोई वेव है, इस वेव का ये वाला क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट, इनके बीच का ये जो लीनियर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ द वेव बोल दिया जाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। और मान लीजिए किसी पार्टिकल का मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ेगा, मोमेंटम के बढ़ने का मतलब होगा वेवलेंथ का घटना, वेवलेंथ का घटने का मतलब होगा कि ये वाले क्रेस्ट और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल हैं, एक पहला पार्टिकल है जिसका मोमेंटम है लेट्स से 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मोमेंटम है लेट्स से 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों में से सेकंड वाले का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उनको थोड़ा ग्राफिकली बना के दिखाइए, तो मुझे पता है कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम है, उस वाले पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा है, तो इसके साथ जो वेव बनाऊंगा उसकी वेवलेंथ मुझे, क्योंकि मोमेंटम कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा दिखानी है, इसके साथ जो वेव बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से बना दूंगा। तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ को मैंने लेट से लैम्डा 1 बोल दिया, और इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ ऑफ कोर्स, उसका मोमेंटम ज़्यादा है तो इससे कम, कम मतलब इसके दोनों के दोनों जो क्रेस्ट होंगे वो एक दूसरे के क्लोज बनाए जाएंगे, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 जो कि उस वाले के कंपैरेटिवली कम होएगी, ठीक है। इसका मतलब वेवलेंथ और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है अभी, ये एक्चुअली हमने फोटोन के लिए ड्राइव किया है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को इन जनरल बाकी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के लिए भी जनरलाइज कर देंगे। तो इट मींस हमारे पास आ जाएगा लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ये फोटोन के लिए लिखा है बट मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ फॉर एनी मूविंग मटेरियल पार्टिकल। मान लीजिए किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल का मास m है, वो v स्पीड के साथ भाग रहा है, तो उसके मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, p इज इक्वल टू एम बी। इसका मतलब फॉर एनी मूविंग मटेरियल पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में काफ़ी जगह, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से भी साफ साफ पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो मास के और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, या इन जनरल इंडिविजुअली मास और वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके, दो फॉर्मूला और लेके आते हैं। हमें पता है कि किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड होता है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k ऑफ अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर होती है, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है p स्क्वायर बाय 2m। ये वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ से मैं मोमेंटम यूज कर रहा हूँ, मोमेंटम आ जाएगा 2mk और उसका स्क्वायर रूट,
ठीक है। ये जो p की वैल्यू अगर वापस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला मेरे पास आता है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2mk। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आगे। मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी की टर्म में ये लिखोगे तो ये आ जाएगा, मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो ये आ जाएगा। लैम्डा के तीन फॉर्मूलाज आगे। एक फॉर्मूला और निकालेंगे, वो यूजली वैलिड होगा चार्ज पार्टिकल के लिए। ये जो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज हैं ये चार्ज लेस और चार्ज पार्टिकल के लिए सबके लिए वैलिड है, लेकिन जो नया फॉर्मूला एक और मैं पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूंगा वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें हम लोग ये यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल Q है, उस Q नाम के चार्ज पार्टिकल को मैंने V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख के एक्सेलरेट करवाया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक प्लेट है, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और ये है एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बोल दिया V, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा जो कि है Q। इस वाले चार्ज पार्टिकल पे प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, फोर्स लगेगी तो पार्टिकल होंगे एक्सेलरेट होंगे तो स्पीड आएगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आई है। ठीक है, इस वाले चार्ज पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हो जाएगी वर्क डन बाय द फील्ड। वर्क डन कितना किया फील्ड ने, वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली Q इंटू वी। चैप्टर 2 के अंदर जब पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन बताई जाती तो यही बताया जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मैंने वहां से वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख लिया Q इंटू वी। ठीक है, और वर्क डन को फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं, और मैंने माना है कि इनिशियली मैंने उस पार्टिकल को रेस्ट पे रखा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड फाइनली V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब वो पार्टिकल भागेगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज K इज इक्वल टू Q इंटू V। Here V is not the velocity, V is the potential difference. Be careful. Okay. So lambda का जो फॉर्मूला अभी मैंने इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा था h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2mk, इसी k की जगह पे मैं ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो लैम्डा का फॉर्मूला फॉर अ चार्ज पार्टिकल h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2m इंटू Q इंटू V। ठीक है, मेरे पास चार फॉर्मूला आ गए लैम्डा का। पहले तीन फॉर्मूला जनरलाइज्ड हैं, सभी पे लगेंगे, चार्जलेस चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है यूजली वर्क करेगा चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, इसको अगर न्यूट्रॉन पे लगाने का ट्राई करोगे तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 कर दोगे और यहाँ लैम्डा का वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमेशा किन पे लगाना है, चार्ज पार्टिकल पे, चार्जलेस पार्टिकल पे इसको यूज नहीं करना है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से एक जनरलाइज रिजल्ट निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का मास पुट करूंगा, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करूंगा, h का वैल्यू पुट करूंगा, एंड फाइनली फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला एक बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है जिसपे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हम लिखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो निकालना चाहते हैं। तो वो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको E से डिनोट किया जाता है, स्मॉल e से, इंटू V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो कांस्टेंट है जब उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास लैम्डा E का वैल्यू आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा 12.27 डिवाइड बाय रूट V, ये आंसर आएगा आपके पास एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब आप एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट करने के बाद फाइनली जो उसके साथ वेव आएगी उस वेव की जो वेवलेंथ होगी आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बार बार h का वैल्यू, m का वैल्यू, e का वैल्यू नहीं पुट करना आपने। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास चार फॉर्मूलाज हैं। उन चार फार्मूला में से जो चौथा फार्मूला उसको इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने जनरलाइज कर दिया। आप बाकी पार्टिकल के लिए भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, या जो भी और कोई चार्ज पार्टिकल है उनके लिए इसको जनरलाइज कर सकते हैं। बस आपके पास उसका मास होना चाहिए, उसका चार्ज होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ड्यूट्रॉन की बात करी जाए तो ड्यूट्रॉन के पास चार्ज तो उतना ही है जितना प्रोटॉन के पास है या इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है।
ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन आ जाता है। तो अलग अलग पार्टिकल के मासेस के लिए मासेस की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से या चार्ज की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से ये न्यूमेरिकल फैक्टर अलग अलग आ जाता है। और यूजली जो सवाल पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर है? तो मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज दोबारा से लिख रहा हूँ, इनको जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आते हैं क्वेश्चंस पे, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से या डी ब्रोगली वेव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। सेकेंड फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम इंटू v. Third formula lambda is equal to h divided by in terms of kinetic energy that is 2m into k. And next formula lambda is equal to h divided by square root 2m into q into v. इसी फॉर्मूले को फॉर इलेक्ट्रॉन हमने जब जनरलाइज किया तो हमारे पास आया 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास 3 से 4 फॉर्मूलाज हैं जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग सब ये चारों के चारों फॉर्मूलाज, फिर आते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक चीज़ और अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वेव एसोसिएटेड है किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ, इसकी कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो वेव है इसको डी ब्रोगली वेव के साथ साथ इसको मैटर वेव भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल के साथ या मैटर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इस वेव का नाम रखा गया है मैटर वेव। फिर अगला सवाल ये आता है कि इस वेव का, ये जो वेव है इसका नेचर क्या है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कैसी सी वेव है। तो इसके बारे में ये श्योर रहिए कि दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, तो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव के एसोसिएटेड होने के लिए पार्टिकल का चार्ज होना या चार्ज लेस होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पार्टिकल अगर चार्ज है तो भी उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, पार्टिकल अगर अनचार्ज है तो भी उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन जब भागेगा v स्पीड के साथ, उसके पास मास है तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। प्रोटॉन जिसके पास चार्ज है वो भी जब भागेगा तो उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है। तो डी ब्रोगली वेव जो है वो चार्ज या चार्ज लेस पार्टिकल के साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं करती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, एंड अगली इंपॉर्टेंट चीज कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी ब्रोगली वेवलेंथ मास और वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और बाकी की चीज़ें फॉर अ चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ उतना ही कम आता रहेगा उसका। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इसके। अब ऐसा करते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, कॉन्सेप्ट के अंदर यही बस वो इकलौते फॉर्मूला है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, एक बार उन क्वेश्चन को, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में या इसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ PYQ डिस्कस करेंगे जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे पूछे गए हैं। उसके अंदर जेई मेंस के भी कुछ PYQ में ऐड करूंगा एंड देन कुछ नीट एग्जाम के भी PYQ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इन फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है और इनकी एप्लीकेशंस को कैसे फॉर्मूले के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना वो सीखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का करेक्ट ग्राफिकल वेरिएशन बताना है। तो अभी मैंने लिखा था कि किसी भी पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड होती है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विद मोमेंटम। जब दो क्वांटिटीज इस तरीके से एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होती हैं तो ग्राफ की जो शेप आती है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी मोमेंटम घटेगा, या जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रखा है। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ प्रोटॉन एंड फॉर अ अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। क्या बोल दिया उसने, प्रोटॉन के साथ जो डी ब्रोगली वेव है और अल्फा पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेव है उन दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको पहली लाइन पढ़ के मिली हमने पहले नोट डाउन करी। क्या पूछ रखा है, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी। उनकी वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रखा है। तो लैम्डा पी वाली साइड इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, लैम्डा अल्फा वाली साइड इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। लैम्डा पी वाली साइड आ जाएगा h डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू
वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, अल्फा वाली साइड आ जाएगा h डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, h से h कैंसल, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन velocity of proton is equal to mass of alpha particle into velocity of alpha particle। अच्छा रेशो निकालनी है, ऊपर रख लेते हैं प्रोटॉन को और नीचे रख लेते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो आपके पास आ जाएगा Vp डिवाइड बाय V अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। हमें पता है अल्फा पार्टिकल माने हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इट मीन्स कि हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसल, इट मीन्स Vp डिवाइड बाय V अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1, यानी कि 4:1, ऑप्शन ए। प्रोटॉन को ऊपर रखा है मैंने, अल्फा पार्टिकल को नीचे रखा है, दैट्स वाई आंसर आ गया 4:1। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जो जो चीज़ उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोली मैंने बस उसको यूज़ किया। ओके क्लियर है? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज गिवन बाय। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी फॉर्मूला बेस्ड हमने किया है, फॉर्मूला बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए किसी इलेक्ट्रॉन के साथ सच दैट कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई। अभी तो हमने फॉर्मूला लिखा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2m इंटू के। बस इस क्वेश्चन में उसने काइनेटिक एनर्जी को k से ना लिख के ई से लिख दिया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा का। इसमें से देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2me। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा। अंडरस्टैंड? ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए क्या बोला गया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, ये पूछ रखा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हमने देखा कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल अच्छा इसने इम्पल्स बोल रखा है ना। तो आपने क्लास 11th में जब हम लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ते तो हम देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली इम्पल्स, या इन जनरल मोमेंटम इज इम्पल्स। तो इसका मतलब इसने इम्पल्स को या मोमेंटम को एक्चुअली इम्पल्स की टर्म में लिख रखा है। तो आप जहाँ जहाँ आपको इम्पल्स दिख रहा है उसको मोमेंटम पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या बोला गया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं प्रोपोर्शनल टू मास नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इम्पल्स, इम्पल्स माने मोमेंटम, नहीं इम्पल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये भी गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स, ये ऑप्शन सही है, इनवर्सली ही रिलेटेड होता है इम्पल्स के साथ। ठीक है, क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इम्पल्स माने मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो लिखते हैं जो चीज़ बोली उसने, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ लैम्डा, प्रोटॉन का वेवलेंथ लेट्स से लैम्डा पी, वो दोनों सेम है, ये उसने बोल दिया क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे लैम्डा वाला वो फॉर्मूला याद करना जिसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी दिख रही हो। तो फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर रूट 2m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इस साइड प्रोटॉन का पुट कर दीजिए, लैम्डा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। h से h कैंसल, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 से 2 भी कैंसल, जो टर्म बचेगी मैं सीधा वो लिख रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा उसने, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करना। ये देखिए ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट इस क्वांटिटी के बराबर है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सच दैट कि ये प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल रहें। ओके तो उसने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हम बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सच दैट कि ये प्रोडक्ट क्या रहे, इक्वल रहे। इट मीन्स आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछ रखा है,
इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ये कुछ 4 पार्टिकल आपको ऑप्शन में दिखा रखे हैं और बोला गया कि चारों के चारों जो पार्टिकल है सेम वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं, देन मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी फॉर, इन चारों में से सबसे ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी। तो जब वेलोसिटी की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी, एम इंटू वी। सबकी वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद मास, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके साथ वेवलेंथ कम एसोसिएटेड होगी। ठीक है, अब जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तो खैर सबसे ज़्यादा हैवी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। एक यहाँ पे बीटा पार्टिकल लिख रखे हैं, ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। पॉजिट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल, बट फॉर द मोमेंट अगर हम बीटा पार्टिकल को एज अ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास इन बाकी के तीनों पार्टिकल से सबसे कम है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना बोल के उसने बीटा पार्टिकल बोल दिया। न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को ही बीटा प्लस या बीटा माइनस पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी, उसने मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम उसी के लिए आएगी जिसका मास कम होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों भाग रहे हैं सच दैट कि दोनों के साथ जो डी ब्रॉगली वेव है उसका वेवलेंथ सेम है, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम, बताना है उनकी एनर्जी सेम होएगी, वेलोसिटी सेम होएगी, या फिर मोमेंटम सेम होएगा, या एंगुलर मोमेंटम सेम होएगा। तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा h बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाय लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन। तो हमें पता है ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन। अगर दो पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा फोटोन है दोनों का वेवलेंथ सेम है, इट मीन्स दोनों के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उस वेव की वेवलेंथ सेम दे रखी है। उसने पूछा था क्या चीज़ सेम होएगी, सेम इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सेम होएगा। ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, एनर्जी सेम नहीं हो सकती, एंगुलर मोमेंटम भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक यहीं तक हैं क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ 7 से 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन में ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। और इस वाले चैप्टर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से जो सवाल पूछा जाता है वो यूजली सवाल कंसेप्चुअल ही होता है इसी तरीके का, या फिर जो सवाल पूछा जाता है वो रेशियोज के लिए पूछा जाता है कि दो पार्टिकल के लिए पूछ लिया, अल्फा प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन फोटोन, इन अलग अलग पेयर ऑफ पार्टिकल लेके इनके लिए ये सवाल किया जाता है कि बताइए इनकी जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेवलेंथ का रेशो बता दीजिए, या दोनों के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है उसका रेशो बता दीजिए, है ना। इसी तरीके के सवाल यहाँ से किए जाते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं इसी वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQ लेके, और कुछ अच्छे स्टैंडर्ड PYQ हम लोग लेके आएंगे सच दैट कि आने वाले जो एग्ज़ाम है जो कि अप्रैल में JEE का एग्ज़ाम होना है और उसके बाद मई में जो आपका नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी PYQ की काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ इसके अलावा भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं स्लाइड के अंदर ऐड करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही है। इस वाले टॉपिक को एक बार आप रिवाइज करके आएंगे, कल डिस्कस करते हैं इसी वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ PYQ। ओके, थैंक यू सो मच।